नमस्कार दोस्तों, आरके स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अधिगम के पिछले वीडियो में हमने संज्ञानात्मक सिद्धांतों का जो अंतिम सिद्धांत था, आधुनिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, जो डेविड आसुवेल के द्वारा दिया गया था, उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं निर्मितवादी विचारधारा। ठीक है, अधिगम के जो सिद्धांत थे उनका जब हमने वर्गीकरण किया था तो अधिगम के सिद्धांतों को हमने तीन भागों में बांटा था। एक था व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा था संज्ञानवादी सिद्धांत और तीसरा था निर्मितवादी सिद्धांत। हमने व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत है उनके मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किए थे उन सब के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं निर्मितवादी विचारधारा या फिर निर्मितवादी सिद्धांत है। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्मितवादी सिद्धांत के समर्थन करने वाले जो समर्थक मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो निर्मितवादी विचारधारा का समर्थन करने वाले जो मनोवैज्ञानिक है उसमें विलियम वुंट के अलावा विलियम वुंट का जो शिष्य है टिचनर, और टिचनर के अलावा जेरोम ब्रूनर। कौन? जेरोम ब्रूनर। ठीक है, विलियम वुंट, टिचनर एवं जेरोम ब्रूनर ने इस निर्मितवादी जो विचारधारा है या फिर निर्मितवादी जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों का क्या किया है? समर्थन किया है। निर्मितवादी विचारधारा के संबंध में सीटेट और संस्कृत जो डिपार्टमेंट है उसकी सेकंड ग्रेड की एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि निर्मितवादी विचारधारा को मानने वाला निम्न में से मनोवैज्ञानिक या फिर समर्थक कौन है। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया और 2 बार विकल्प में टिचनर था और टिचनर को ही सही माना गया क्योंकि विलियम वुंट और जेरोम ब्रूनर ये दोनों विकल्प में नहीं थे। तो निर्मितवादी विचारधारा है, इसको मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक या समर्थक है जिसमें से विलियम वुंट है, उसका शिष्य टिचनर है और जेरोम ब्रूनर है। ठीक है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं जो निर्मितवादी सिद्धांत या विचारधारा है इसकी मान्यताएं। निर्मितवादी विचारधारा की मान्यताएं। ये निर्मितवादी विचारधारा क्या मानती है? सीखने के प्रति अर्थात अधिगम के प्रति। तो निर्मितवादी विचारधारा के अनुसार यानी इस सिद्धांत के अनुसार या इस विचारधारा के अनुसार सीखने के लिए वातावरण महत्वपूर्ण नहीं है। सीखने के लिए वातावरण की अपेक्षा मानसिक क्रिया महत्वपूर्ण है। ठीक है, अधिगम के जो सिद्धांत थे उनका वर्गीकरण किया था। उस समय हमने 3 भागों में इनको विभाजित किया कि एक था व्यवहारवादी सिद्धांत और व्यवहारवादी सिद्धांत के साथ दूसरा था संज्ञानवादी सिद्धांत। ठीक है, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी सिद्धांत का इन सिद्धांतों की मान्यता थी कि इन्होंने सीखने के लिए किसको महत्वपूर्ण माना? व्यवहारवाद और संज्ञानवादी जो विचारधारा थी, इस विचारधारा ने सीखने के लिए वातावरण को महत्वपूर्ण माना। किसको माना? वातावरण को महत्वपूर्ण माना। जबकि जो निर्मितवादी विचारधारा है वातावरण को महत्वपूर्ण नहीं मानती, ये मानसिक प्रक्रिया को महत्वपूर्ण मानती है। अर्थात इस विचारधारा का मानना है कि सीखने के लिए वातावरण महत्वपूर्ण नहीं है, अर्थात मानसिक क्रिया, बालक जितनी मानसिक क्रिया अधिक करता है, मानसिक क्रिया करने के बाद में वो ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। इस विचारधारा की जो दूसरी मान्यता है ये मानती है कि ज्ञान को संरचना के रूप में प्रस्तुत किया जाए। ज्ञान को संरचना के रूप में प्रस्तुत किया जाए
तो मानस पटल अर्थात मस्तिष्क, ज्ञान को संरचना के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो मानस पटल पर हमेशा के लिए, मानस पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो जाता है, हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। यदि ज्ञान को संरचना के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाए तो वह जल्दी ही विस्मृत यानी गायब हो जाता है। निर्मितवादी विचारधारा के अनुसार ज्ञान को संरचना के रूप में प्रस्तुत किया जाए, किसके रूप में प्रस्तुत किया जाए? संरचना के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो मानस पटल अर्थात मस्तिष्क यानी दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो जाता है, अर्थात अधिगम होता है, वो एकदम से स्थायी हो जाता है। यहाँ पर जो संरचना है, इस संरचना का अर्थ है अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं के ज्ञान की संरचना से, स्वयं की ज्ञान की संरचना अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी बालक यदि विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो वो स्वयं क्या करता है? स्वयं क्रिया करता है और स्वयं क्रिया करके वो ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार का ज्ञान होता है वो संरचनात्मक ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ज्ञान को यदि संरचना के रूप में प्रस्तुत किया जाए, यदि बालक किसी भी विषय वस्तु का स्वयं सीखने का प्रयास करता है, स्वयं क्रिया करके उसका ज्ञान की प्राप्ति करता है, तो ऐसा जो ज्ञान होता है वो हमेशा मानस पटल अर्थात मस्तिष्क पर अंकित हो जाता है, अर्थात वो याद हो जाता है, स्थायी हो जाता है। यदि ज्ञान को संरचना के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाए, ठीक है, स्वयं क्रिया करके विषय वस्तु का ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते हैं, रटी रटाई जो बातें होती है उनको यदि याद करने की कोशिश करते हैं तो ऐसी बातें क्या होती है? ऐसी बातें थोड़े दिनों के बाद में गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी विषय वस्तु को सीखते हैं तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में संकेत बिंदु ही बनते हैं। क्या बनते हैं? इस प्रकार के संकेत बिंदु होते हैं। हम इन संकेत बिंदु को बार बार अभ्यास नहीं करते हैं तो इनके ऊपर आने वाले जो दूसरा ज्ञान प्राप्त करते हैं उनके संकेत बिंदु बन जाते हैं, और सबसे पहले जो संकेत बिंदु बना है वो ज्ञान क्या हो जाएगा? वो ज्ञान हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तो एक बार फिर से बात करते हैं कि निर्मितवादी जो विचारधारा है इसको मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक वो विलियम वुंट, इस विलियम वुंट का शिष्य टिचनर और इसके साथ में जेरोम ब्रूनर, ये निर्मितवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि निर्मितवादी विचारधारा का समर्थन करने वाला निम्न में से कौन है? तो टिचनर विकल्प में था। इस आधार पर प्रश्न भी पूछा जा चुका है। व्यवहारवादी सिद्धांत या विचारधारा, संज्ञानवादी सिद्धांत की विचारधारा थी। इन दोनों विचारधाराओं ने सीखने के लिए वातावरण को महत्वपूर्ण माना, जबकि ये निर्मितवादी जो विचारधारा है ये सीखने के लिए वातावरण को बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं मानती, वातावरण की अपेक्षा मानसिक प्रक्रिया को महत्वपूर्ण मानती है। अर्थात इस निर्मितवादी विचारधारा का मानना है कि बालक जितनी मानसिक क्रियाएं अधिक करेगा वो उतना ही अधिक ज्ञान की प्राप्ति करेगा। दूसरी मान्यता को स्वीकार किया कि ज्ञान को संरचना के रूप में किसी भी कार्य को स्वयं करे, स्वयं करके उसका ज्ञान प्राप्त करे, कि ज्ञान को संरचना के रूप में यदि प्रस्तुत किया जाए तो वो मानस पटल यानी दिमाग अर्थात मस्तिष्क में हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है, वो अधिगम हमेशा के लिए क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है, मानस पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। यदि ज्ञान को संरचना के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाए तो थोड़े दिनों के बाद में वो क्या हो जाता है? एकदम से गायब हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस निर्मितवादी जो विचारधारा है, इस निर्मितवादी विचारधारा के सिद्धांत। ठीक है, निर्मितवादी विचारधारा के अंतर्गत एक ही सिद्धांत दिया गया है और वो है जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत।
संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, ऐसे सिद्धांत का जो प्रवर्तक है, संज्ञानात्मक अधिगम का जो सिद्धांत है, इसका जो प्रवर्तक है वो है जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर। ये सिद्धांत 1956 ईस्वी में दिया गया था। इसका प्रतिपादन है वो जेरोम ब्रूनर ने कब किया? 1956 ईस्वी में किया था। और ये जेरोम ब्रूनर है, ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका, हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो अमेरिका था, ऐसा हार्वर्ड विश्वविद्यालय का प्रोफेसर था। कौन? जेरोम ब्रूनर। ये संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ जो लर्निंग है, जेरोम ब्रूनर ने 1956 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और ये जेरोम ब्रूनर हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो अमेरिका में था, ऐसा हार्वर्ड विश्वविद्यालय का प्रोफेसर था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस सिद्धांत के अन्य नाम की। इस सिद्धांत को अन्य किस नाम से पुकारते हैं? तो इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या फिर संरचनावादी अधिगम सिद्धांत, संरचनावादी अधिगम सिद्धांत। इस सिद्धांत को अन्य संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या फिर संरचनावादी अधिगम सिद्धांत के नाम से भी पुकारते हैं। अब हमारे दिमाग में एक ही प्रश्न निकल के आ रहा है कि संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत है वो तो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था, उसके सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं और ये अवधारणा हम इस सिद्धांत की जो मान्यता है उसमें पूरी तरह से एकदम अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि जेरोम ब्रूनर है, इस जेरोम ब्रूनर को खोज विधि का, किसका? जेरोम ब्रूनर को खोज विधि का जनक माना जाता है। जेरोम ब्रूनर को खोज विधि का जनक माना जाता है। कि खोज विधि के अंतर्गत शिक्षक क्या करता है कि शिक्षक केवल और केवल उदाहरण बालकों के सामने प्रस्तुत करता है। क्या करता है? शिक्षक केवल उदाहरण बालकों के सामने प्रस्तुत करता है। विद्यार्थी स्वयं क्या करते हैं? कोई भी नियम है और नियम के साथ में जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों की जो खोज है, वो सिद्धांतों की खोज विद्यार्थी क्या करते हैं? स्वयं करते हैं। इसलिए इसको खोज विधि नाम दिया गया। और खोज विधि का जो जनक है वो किसको माना गया? जेरोम ब्रूनर को माना गया। तो जेरोम ब्रूनर को खोज विधि का जनक माना जाता है। खोज विधि के अंतर्गत शिक्षक सर्वप्रथम क्या करता है? उदाहरण होते हैं, वो उदाहरण विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर देता है और विद्यार्थी उदाहरणों के माध्यम से स्वयं नियम अर्थात सिद्धांत की खोज करते हैं और उस विषय वस्तु के ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो उसे खोज विधि कहा जाता है। इस खोज विधि के आधार पर, किसके आधार पर? खोज विधि के आधार पर जीन पियाजे के, खोज विधि के आधार पर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत को, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत को नया रूप देने का प्रयास, नया रूप देने का जो प्रयास है वो जेरोम ब्रूनर ने किया। किसने किया? जेरोम ब्रूनर ने किया। ये संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत है, ये जीन पियाजे के द्वारा भी दिया गया है और संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत है वो जेरोम ब्रूनर के द्वारा भी दिया गया है। लेकिन दोनों के सिद्धांत में कुछ भी समानताएं हैं और कुछ असमानताएं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसका प्रवर्तक जेरोम ब्रूनर को माना जाता है, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो 1956 ईस्वी में किया।
ऐसे सिद्धांत का अन्य नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या फिर संरचनावादी अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। जेरोम ब्रूनर को खोज विधि का जनक माना जाता है। किसका माना जाता है? खोज विधि का जनक माना जाता है। और इस खोज विधि के आधार पर, किसके आधार पर? खोज विधि के आधार पर, कि खोज विधि में शिक्षक क्या करता है? बालकों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है, विद्यार्थी स्वयं नियम या सिद्धांत का क्या करते हैं? खोज करते हैं, और खोज करने के बाद में स्वयं ही उस विषय वस्तु के ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो खोज विधि के आधार पर जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को नया रूप, थोड़ा अलग तरीके से प्रस्तुत करने का जो प्रयास था, वो किसके द्वारा किया गया था? वो प्रयास जेरोम ब्रूनर के द्वारा किया गया था। अब हम बात करते हैं कि जेरोम ब्रूनर और जीन पियाजे का जो सिद्धांत था, इन सिद्धांत में क्या समानताएं थी और क्या असमानताएं थी। ठीक है, जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर। ये जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक जो अधिगम का सिद्धांत था, इस सिद्धांत में समानता क्या थी? ठीक है, इस सिद्धांत में समानता क्या थी? तो जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर, इन जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर ने सीखने के लिए, किसके लिए? सीखने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा, सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? सैद्धांतिक ज्ञान के अपेक्षा व्यवहारिक जो ज्ञान था, इस व्यवहारिक ज्ञान को महत्वपूर्ण माना। क्या माना? कि सैद्धांतिक ज्ञान है, नियमों सिद्धांतों के अनुसार जो बालक ज्ञान की प्राप्ति करता है, वो ज्ञान सीखने में अधिक समय लगता है। अर्थात बालक के वातावरण के साथ में अंतःक्रिया करता हुआ जब बालक की आयु बढ़ती है, और बढ़ती हुई आयु के साथ में बालक अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है। क्या करता है? बालक अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है, और अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आके अनेक प्रकार की बातें सीखता है, और अनेक प्रकार की बातें सीख कर क्या करता है? अपने चरित्र का निर्माण करता है। तो इस आधार पर जीन पियाजे ने भी इस अवधारणा को स्वीकार किया, और साथ में जेरोम ब्रूनर ने भी इस समानता को स्वीकार किया कि सीखने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा जो व्यावहारिक ज्ञान होता है, वो क्या होता है? एकदम से महत्वपूर्ण होता है। जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर दोनों ने सीखने के लिए संज्ञानात्मक क्षेत्र का चुनाव किया। किसका चुनाव किया? संज्ञानात्मक क्षेत्र का चुनाव किया। ठीक है, जीन पियाजे ने भी संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया, और जेरोम ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर दोनों ने संज्ञानात्मक क्षेत्र का क्या किया? संज्ञानात्मक क्षेत्र का चुनाव किया। संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत एक बालक का जो चिंतन होता है, चिंतन के साथ में तर्क होता है, तर्क के साथ में जो समस्या समाधान होता है, समस्या समाधान, या फिर जो कल्पनाएं होती है, संश्लेषण होता है, संश्लेषण के साथ में विश्लेषण होता है, विश्लेषण के साथ में तुलना, समानता, अंतर, जो व्याख्या होती है या फिर जो विवेचना होती है, ये सारे की सारी स्थितियां किसके अंतर्गत आती है? ये ज्ञान प्राप्त करने का जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है, उस संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर दोनों ने क्या किया? सीखने के लिए संज्ञानात्मक क्षेत्र को स्वीकार किया। अर्थात इन दोनों का मानना था कि बालक के सामने कोई भी नवीन विषय वस्तु, ठीक है, बालक के सामने कोई भी नवीन विषय वस्तु रख दी जाती है या फिर नवीन विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है, तो बालक क्या करता है? स्वयं में चिंतन मनन करके, तर्क वितर्क करके
कल्पना, संश्लेषण, विश्लेषण, तुलना, समानता, अंतर व्याख्या और विवेचना करके उस समस्या का समाधान करता है, या फिर स्वयं में क्या करता है, उस विषय वस्तु के ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर दोनों ने जो समानता स्वीकार की अपने सिद्धांत में, जिसमें पहले थी कि सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान को महत्वपूर्ण माना, और साथ ही दोनों ने सीखने के लिए संज्ञानात्मक क्षेत्र को क्या किया, स्वीकार किया। ठीक है। इसके अलावा जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर, इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के लिए किसको स्वीकार किया, कि सीखने के लिए, सीखे हुए जो बालक ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है और उसके ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद में सीखे हुए ज्ञान को यदि वो पूरी तरह से अपने जीवन में प्रयोग करना चाहता है या फिर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण करना चाहता है, तो पुनः प्रस्तुतिकरण के लिए किसको आवश्यक माना, पुनर्बलन को। यानी सीखने के लिए पुनर्बलन आवश्यक नहीं है, और सीखे हुए ज्ञान का दोहराव करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। तो जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर ने क्या किया, पुनर्बलन को भी स्वीकार किया। तो ये तीन जो समानताएं, ये तीन समानताएं जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अंतर्गत स्वीकार की गई है। ठीक है। इसके अलावा कुछ असमानताएं भी है जो इन दोनों के सिद्धांतों में मिलती है। ठीक है। जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के बीच में जो असमानताएं, कौन सी ऐसी बातें जो आपस में नहीं मिलती है। ठीक है। असमानताएं, असमानताओं में बात करें तो जीन पियाजे का मानना था, किसका मानना था, जीन पियाजे का। जीन पियाजे ये संज्ञानात्मक विचारधारा से संबंधित है, किससे, ये संज्ञानात्मक विचारधारा से संबंधित है। जीन पियाजे ने अपना जो सिद्धांत है वो किसके अंतर्गत प्रस्तुत किया, संज्ञानात्मक विचारधारा के संबंध में प्रस्तुत किया, जबकि जेरोम ब्रूनर का जो संबंध है वो निर्मितवादी विचारधारा से, किससे, निर्मितवादी विचारधारा से, निर्मितवादी विचारधारा। ठीक है। जेरोम ब्रूनर है, ये जेरोम ब्रूनर सीखने के लिए, किसके लिए, सीखने के लिए मानसिक क्रिया के साथ साथ वातावरण को महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत ये जीन पियाजे ये मानसिक क्रिया के साथ साथ वातावरण को अधिक महत्वपूर्ण मानता है, जबकि जेरोम ब्रूनर इस निर्मितवादी विचारधारा के अंतर्गत वातावरण की अपेक्षा मानसिक क्रिया को महत्वपूर्ण मानता है। कि इसे जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के अनुसार मानसिक जो क्रिया होती है वो मानसिक क्रिया महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत है, इस संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत में जीन पियाजे ने अधिगम प्रक्रिया पर, किस पर, अधिगम प्रक्रिया पर सर्वाधिक बल दिया, जबकि जेरोम ब्रूनर ने शिक्षण पर सर्वाधिक बल दिया। किस पर बल दिया, शिक्षण प्रक्रिया पर। जीन पियाजे ने अधिगम प्रक्रिया ने सीखने के लिए, सीखने पर सर्वाधिक बल दिया, अधिगम प्रक्रिया पर बल दिया, और जेरोम ब्रूनर ने शिक्षण प्रक्रिया पर सर्वाधिक बल दिया। जीन पियाजे के जो सिद्धांत संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत प्रस्तुत किया, और उस सिद्धांत में जो अधिगम प्रक्रिया इसको सिखाने का कार्य और प्रस्तुत करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, शिक्षक के द्वारा। यानी ज्ञान की संरचना का जो विकास है वो किसके द्वारा, शिक्षक के द्वारा किया जाता है। बल्कि जेरोम ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत है, ऐसे सिद्धांत में शिक्षार्थी स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। शिक्षार्थी क्या करते हैं, स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यदि हम बातें करें तो सीखना व्यक्ति तथा वातावरण, सीखना व्यक्ति तथा वातावरण के बीच में जो अंतः क्रिया होती है, सीखना व्यक्ति तथा वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम है, अंतः क्रिया का परिणाम है। कि बालक अर्थात व्यक्ति वातावरण के साथ में अंतः क्रिया करता है, और अंतः क्रिया करने के बाद में क्या करता है, वो वातावरण से अनेक प्रकार की बातें सीखता है और अपने ज्ञान का अर्थात संज्ञान का विकास कर लेता है।
जेरोम ब्रूनर ने व्यक्ति और वातावरण दोनों को महत्वपूर्ण नहीं माना, वातावरण को महत्वपूर्ण नहीं माना, सॉरी, जेरोम ब्रूनर ने वातावरण को महत्वपूर्ण नहीं माना। जेरोम ब्रूनर का मानना है कि बालक सर्वाधिक जो सीखता है वो शिक्षा, संस्कृति एवं सभ्यता, शिक्षा, संस्कृति एवं सभ्यता के माध्यम से क्या करता है, वो ज्ञान का विकास करता है। जिस प्रकार की संस्कृति में रहता है, जिस प्रकार की सभ्यता में बालक परिणत है और जिस प्रकार की वो शिक्षा प्राप्त करता है, इस शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता के माध्यम से क्या करता है, वो अपने ज्ञान के संरचना का विकास करता है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति करता है। कि जीन पियाजे ने स्वीकार किया कि व्यक्ति वातावरण के साथ में अंतःक्रिया करता है, अर्थात सीखना व्यक्ति तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम माना जाता है। जबकि जेरोम ब्रूनर मानता है कि सीखना शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता का परिणाम है, अर्थात बालक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में अर्थात संस्कृति के अंतर्गत और सभ्यता का विकास होने के बाद में क्या करता है, वो अपने ज्ञान की रचना करता है या फिर ज्ञान का विकास करता है। ऐसे संस्कृति के संबंध में जेरोम ब्रूनर का एक कथन भी माना जाता है। संस्कृति के संबंध में जेरोम ब्रूनर का कथन कि जेरोम ब्रूनर ने 1960 ईस्वी में एक पुस्तक का प्रकाशन करवाया। कब? 1960 ईस्वी में एक पुस्तक का प्रकाशन करवाया और उस पुस्तक का जो नाम है वो नाम है द फील्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द फील्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। इस पुस्तक का 1960 ईस्वी में प्रकाशन करवाया और प्रकाशन करवाने के बाद में एक कथन प्रस्तुत किया कि बालक बंदर की तरह नग्न नहीं है, बालक बंदर की तरह नग्न नहीं है, बालक संस्कृति युक्त होता है, बालक संस्कृति युक्त होता है। कि जेरोम ब्रूनर ने 1960 ईस्वी में एक पुस्तक का प्रकाशन करवाया जिसका नाम था द फील्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया और प्रकाशन करवाने के बाद में एक कथन प्रस्तुत किया कि बालक बंदर की तरह नग्न नहीं है, अर्थात बालक संस्कृति युक्त होता है, कि बालक अपने संस्कृति से लगभग बातें सीखता है और सीख कर अपने ज्ञान का विकास कर लेता है। तो इस आधार पर जेरोम ब्रूनर और जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत है, इस सिद्धांत में ऐसा मान्यताएं मानी जाती है कि जीन पियाजे का ध्यान से सुनिए और एक बार नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को एक से अधिक बार से देख सकते हैं। कि जीन पियाजे का मानना है कि जीन पियाजे का जो संबंध है वो संज्ञानात्मक विचारधारा से, जबकि जेरोम ब्रूनर का संबंध किसे, इसे निर्मितवादी विचारधारा से माना जाता है। जीन पियाजे ने सीखने के लिए वातावरण को महत्वपूर्ण माना, जबकि जेरोम ब्रूनर ने सीखने के लिए किसको महत्वपूर्ण माना था, मानसिक क्रिया को महत्वपूर्ण माना था, मानसिक क्रिया को महत्वपूर्ण माना था। जीन पियाजे ने अधिगम प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना है, जबकि जेरोम ब्रूनर ने किसको महत्वपूर्ण माना है, शिक्षण प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना है। किसको माना है, सीखने के लिए शिक्षण प्रक्रिया महत्वपूर्ण माना है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत ज्ञान का विकास करने वाला यानी ज्ञान की संरचना को प्रस्तुत करने वाला किसको स्वीकार किया, शिक्षक को, बल्कि जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षार्थी स्वयं क्या करते हैं, शिक्षार्थी स्वयं ज्ञान की संरचना का विकास करते हैं। जीन पियाजे का मानना है कि सीखना व्यक्ति तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, कि व्यक्ति वातावरण के साथ में अंतःक्रिया करता है, अंतःक्रिया करके ज्ञान की प्राप्ति करता है। जबकि जेरोम ब्रूनर का मानना था कि बालक शिक्षा के साथ में संस्कृति और संस्कृति के साथ में सभ्यता का, शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता का विकास होने के बाद में अपने संज्ञानात्मक ज्ञान का क्या करता है, विकास करता है।
जेरोम बुर्नर ने 1960 ईस्वी में एक पुस्तक का प्रकाशन करवाया जिसका नाम था द फील्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया और प्रकाशन करवाने के साथ इस पुस्तक में एक कथन प्रस्तुत किया कि बालक बंदर की तरह नग्न नहीं होता है, बल्कि बालक कैसा होता है, संस्कृति युक्त होता है। कि संस्कृति के माध्यम से जैसे संस्कृति होती है उसी संस्कृति को बालक क्या करता है, ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद में ज्ञान की प्राप्ति करता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत है जेरोम बुर्नर का। ऐसा संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत की मान्यता है कि जेरोम बुर्नर ने अपने सिद्धांत में किन मान्यताओं को स्वीकार किया है। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत की मान्यताएं। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत की जो पहली मान्यता है, ऐसा सिद्धांत के अनुसार अर्थात जेरोम बुर्नर ने वातावरण की अपेक्षा वातावरण की अपेक्षा या बाह्य लक्ष्य एवं उच्च अंक, वातावरण बाह्य लक्ष्य एवं उच्च अंक की अपेक्षा विषय वस्तु में उच्च अंक की अपेक्षा विषय वस्तु में रुचि को सर्वश्रेष्ठ मानना है। विषय वस्तु में रुचि को क्या मानना है, सर्वश्रेष्ठ मानना है, ठीक है। विषय वस्तु में रुचि को जेरोम बुर्नर ने संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत की पहली मान्यता को स्वीकार किया कि सीखने के लिए वातावरण बाह्य लक्ष्य या फिर उच्च अंक की अपेक्षा विषय वस्तु में रुचि को सर्वश्रेष्ठ माना है। कि बालक में विषय वस्तु की जिस विषय वस्तु में जितने अधिक रुचि होगी बालक उतना ही अधिक ज्ञान की प्राप्ति करेगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वातावरण लक्ष्य या उच्च अंक यानी बाह्य किसी भी प्रकार की कोई अभिप्रेरणा होती है उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि विषय वस्तु में बालक की स्वयं की रुचि होगी तो बालक अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति करेगा, ठीक है। जेरोम बुर्नर ने अपने सिद्धांत की दूसरी मान्यता को स्वीकार किया कि जेरोम बुर्नर की दो पुस्तकें, पहली जो पुस्तक है वो है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, और दूसरी पुस्तक है द रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन, द रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन, इन दोनों पुस्तकों का प्रकाशन करवाया और प्रकाशन करवाने के साथ में स्वीकार किया कि अध्यापक का दायित्व है अर्थात शिक्षक का दायित्व है। किसका? शिक्षक का दायित्व है कि अधिगम के उद्देश्यों से, इनसे अधिगम के उद्देश्यों से, अधिगम के जितने प्रकार के उद्देश्य होते हैं अर्थात सीखने के उद्देश्य, अधिगम के उद्देश्यों से विद्यार्थियों को परिचित करवाएं। अधिगम के उद्देश्यों से विद्यार्थियों को परिचित करवाएं, ठीक है। सीखने के जितने प्रकार के उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों का प्रस्तुतिकरण किनके सामने करें, विद्यार्थियों के सामने करें। विद्यार्थियों को अधिगम के उद्देश्यों के बारे में अधिक से अधिक बताएं। यदि अधिगम उद्देश्यों के बारे में विद्यार्थियों को बताया जाएगा तो विद्यार्थी उस विषय वस्तु से क्या होंगे, अभिप्रेरित होंगे, और अभिप्रेरित होंगे तो सीखने के लिए विद्यार्थियों में क्या उत्पन्न होगी, रुचि उत्पन्न होगी, और रुचि उत्पन्न होने के कारण बालक क्या करेंगे, स्वयं ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे। जेरोम बुर्नर ने अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन, इन दो पुस्तकों का प्रकाशन करवाया और प्रकाशन करवाने के बाद में स्वीकार किया कि एक अध्यापक का दायित्व है। किसका दायित्व है? एक अध्यापक का दायित्व है कि अध्यापक को अधिगम के अर्थात सीखने के जितने भी उद्देश्य होते हैं उन सारे उद्देश्यों को विद्यार्थियों को परिचित करवाना चाहिए या फिर उद्देश्यों को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करने चाहिए। यदि सीखने के उद्देश्य विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो विद्यार्थी क्या होंगे, उन उद्देश्यों से अभिप्रेरित होकर अर्थात अभिप्रेरणा प्रदान करेंगे और अभिप्रेरित होने के बाद में वो रुचि के साथ में कार्य करेंगे और रुचि के साथ में कार्य करके वह स्वयं ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे, ठीक है।
इसके साथ जेरोम ब्रुनर ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत तीसरे जो मान्यता को स्वीकार किया कि जेरोम ब्रुनर ने सीखने के लिए आगमनात्मक विधि या फिर आगमनात्मक जो तर्क था उसको महत्वपूर्ण माना है। कि सीखने की, हम जब व्याकरण शिक्षण की बात करते हैं तो व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत आगमनात्मक विधि, आगमन विधि और निगमन विधि दोनों चलती है, ठीक है। तो जेरोम ब्रुनर ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत जो आगमन विधि था अर्थात आगमनात्मक विधि या फिर आगमनात्मक जो तर्क था, इससे आगमनात्मक तर्क को महत्वपूर्ण माना, आगमनात्मक तर्क को महत्वपूर्ण माना। कि आगमन विधि के अंतर्गत क्या होता है कि आगमन विधि के अंतर्गत शिक्षक बालकों के सामने सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्या करता है? उदाहरण प्रस्तुत करता है, और उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद बालक नियम या सिद्धांत की जो खोज है, नियम या फिर जो सिद्धांत की खोज है, वो नियम और सिद्धांत की खोज विद्यार्थी स्वयं में करते हैं, ठीक है। तो जेरोम ब्रुनर ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत आगमनात्मक तर्क अर्थात आगमन विधि को महत्वपूर्ण माना अर्थात स्वीकार किया। आगमन विधि के अंतर्गत शिक्षक क्या करता है? सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है। उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद में विद्यार्थी स्वयं क्या करते हैं? उस विषय वस्तु के जो नियम है और सिद्धांत के स्वयं खोज करते हैं, और स्वयं खोज करने के बाद में उसके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। एक बार फिर से बात करते हैं कि जेरोम ब्रुनर ने संज्ञानात्मक अधिगम की जो अधिगम सिद्धांत की जो मान्यता है, उसमें पहली मान्यता को स्वीकार किया कि सीखने के लिए वातावरण, बाह्य लक्ष्य और उच्च अंक की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि बालक की विषय वस्तु में रुचि अधिक होगी तो बालक क्या करेगा? उस विषय वस्तु का ज्ञान है वो सरलता के साथ में प्राप्त करेगा, ठीक है। दूसरी मान्यता है कि जेरोम ब्रुनर ने अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन का प्रकाशन करवाया, और प्रकाशन करवाने के बाद में स्वीकार किया कि शिक्षक का दायित्व है। किसका दायित्व है? शिक्षक का दायित्व है कि कोई भी विषय वस्तु होती है अर्थात सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें अधिगम के जितने भी उद्देश्य होते हैं उन्हें सारे उद्देश्यों को विद्यार्थियों को परिचित करवाना चाहिए कि एक विषय वस्तु का ज्ञान किस आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है, किस आधार पर सीखा जा सकता है। कि कोई विषय वस्तु ऐसी होती है जो सरल से कठिन की ओर चलती है, ठीक है। सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित मानी जाती है। तो इस प्रकार शिक्षण के जितने भी उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्य का जो ज्ञान है वो किनको करवाना चाहिए? विद्यार्थियों को करवा देना चाहिए। विद्यार्थी उससे अभिप्रेरित होंगे और अभिप्रेरित होने के बाद में रुचि के साथ में कार्य करेंगे, और रुचि के साथ में कार्य करने से क्या होता है? उनके ज्ञान की प्राप्ति होगी और विद्यार्थी स्वयं ही ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। जेरोम ब्रुनर ने आगमनात्मक विधि या आगमनात्मक तर्क को महत्वपूर्ण माना। इस आगमन विधि के अंतर्गत क्या होता है कि शिक्षक सर्वप्रथम उदाहरण प्रस्तुत करता है, विद्यार्थी स्वयं नियम या सिद्धांत की खोज करते हैं और स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इस आधार पर यदि कोई भी बालक सीखता है तो इस आधार पर सीखा हुआ ज्ञान है वो एकदम से अधिगम है, एकदम से स्थायी हो जाता है, ठीक है। तो इस आधार पर जेरोम ब्रुनर ने अपने सिद्धांत की 3 मान्यताओं को स्वीकार किया, ठीक है। ऐसे सिद्धांत की जो चौथी मान्यता है, जेरोम ब्रुनर ने अपने सिद्धांत में सूचना प्रक्रिया, जेरोम ब्रुनर ने अपने सिद्धांत में सूचना प्रक्रिया, इंफॉर्मेशन प्रोसेस, सूचना प्रक्रिया, इस सूचना प्रक्रिया को भी महत्वपूर्ण माना। कि जेरोम ब्रुनर ने अपने संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत सूचना प्रक्रिया, इंफॉर्मेशन प्रोसेस को भी महत्वपूर्ण माना। अर्थात जेरोम ब्रुनर का मानना है कि विद्यार्थी को विषय वस्तु के बारे में, किसके बारे में? विद्यार्थियों को विषय वस्तु के बारे में सबसे पहले किसी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है, और सूचना प्राप्त होने के बाद में बालक स्वयं क्या करता है? उस विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस विषय वस्तु के प्रति अनुक्रिया करता है अर्थात प्रतिक्रिया करता है। तो जेरोम ब्रुनर ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत सूचना प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना। अर्थात बालक को जब सर्वप्रथम सूचना प्राप्त होती है, किसी भी विषय वस्तु के बारे में सूचना प्राप्त होती है, तो सूचना प्राप्त होने के बाद बालक के मस्तिष्क में संप्रति का निर्माण होता है।
किसका निर्माण होता है? संपर्ते का निर्माण होता है। संपर्ते के बारे में हमने पहले अध्ययन भी कर लिया था। और इसके अलावा हम जब विलियम जेम्स का सेल्फ कंसेप्ट, आज हम संपर्ते की अवधारणा का अध्ययन करेंगे, वहां पर एक बार फिर से पढ़ते हैं। संपर्ते का शाब्दिक अर्थ होता है जानना, समझना, जानना, समझना और पहचानना। जानना, समझना और पहचानना। कि जेरोम बुर्नर ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत सूचना प्रक्रिया, इंफॉर्मेशन प्रोसेस को महत्वपूर्ण माना। अर्थात विषय वस्तु के बारे में सबसे पहले बालक को सूचना प्राप्त होती है। सूचना प्राप्त होने के बाद में बालक अनुक्रिया करता है और अनुक्रिया करने से बालक के मस्तिष्क में, अर्थात मानसिक क्रिया करने के बाद बालक के मस्तिष्क में संपर्ते का निर्माण होता है। अर्थात बालक इस विषय वस्तु को जानने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है और पहचानने की कोशिश करता है। संपर्ते निर्माण, ये संपर्ते निर्माण में 3 तत्वों का योगदान रहता है। कि जेरोम बुर्नर का मानना है कि संपर्ते निर्माण के लिए सीखने के जो 3 तत्व होते हैं, ये 3 तत्व महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कि किसी भी विषय वस्तु के प्रति संपर्ते का निर्माण कब होगा? सबसे पहले संपर्ते निर्माण के लिए विद्यार्थियों के सामने 3 तत्वों में पहला है उदाहरण, दूसरा है गुण और तीसरा है वर्गीकरण। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया के अर्थात संपर्ते निर्माण के 3 तत्वों को स्वीकार किया है। कि संपर्ते का निर्माण, किसी भी विषय वस्तु के प्रति संपर्ते का निर्माण कब होता है? अर्थात उस विषय वस्तु को जानने की, समझने की और पहचानने की कोशिश बालक कब करता है? कि विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण होते हैं, वो उदाहरण यदि बालकों के सामने प्रस्तुत किए जाएं तो बालक क्या करता है? उस गुणों के आधार पर उस विषय वस्तु का क्या करता है? वर्गीकरण करता है और वर्गीकरण करने के बाद में उस विषय वस्तु के ज्ञान की प्राप्ति करता है। अर्थात इस वर्गीकरण के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? किसी भी विषय वस्तु के प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। क्या होती है? वर्गीकरण के लिए किसी भी विषय वस्तु की प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है और प्रत्यक्षीकरण करने के बाद में उसके गुणों की विद्यार्थी आपस में तुलना करता है, उन गुणों का आपस में क्या करता है? विश्लेषण करता है और विश्लेषण करने के बाद में नियम अर्थात जो सिद्धांत होती है, उस नियम और सिद्धांत की जो स्थापना होती है, इस स्थापना बालक खुद ही करता है। बात थोड़ी सी लंबी होगी, एक बार फिर से बात करते हैं। कि जेरोम बुर्नर ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत सूचना प्रक्रिया, इंफॉर्मेशन प्रोसेस को महत्वपूर्ण माना। जेरोम बुर्नर का मानना है कि बालक को सबसे पहले किसी भी विषय वस्तु की सूचना प्राप्त होती है। सूचना प्राप्त होने के बाद में उसे सूचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बालक के मस्तिष्क में संपर्ते का निर्माण होता है। संपर्ते का शाब्दिक अर्थ होता है जानना, समझना या फिर पहचानना। कि विषय वस्तु प्रस्तुत होने के बाद में विषय वस्तु के प्रति संपर्ते का निर्माण होता है। संपर्ते के लिए 3 तत्वों को स्वीकार किया। किसने? जेरोम बुर्नर ने। कि किसी भी विषय वस्तु के प्रति संपर्ते का निर्माण कब होता है? कि उस विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण बालकों के सामने क्या किए जाए? सबसे पहले प्रस्तुत किए जाए। तब बालक क्या करना है? उदाहरणों के माध्यम से उस उदाहरणों के गुणों की तुलना करता है और तुलना करके उस विषय वस्तु को अलग अलग भागों में बांटता है, उसका वर्गीकरण करता है और वर्गीकरण करके स्वयं ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। कि जैसे बालक के सामने एक गाय और गाय के सामने एक कुत्ता, ठीक है, इन दोनों की आकृतियां प्रस्तुत कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? इन दोनों के चित्र अर्थात आकृतियां प्रस्तुत कर दी जाती है। अब आकृतियां प्रस्तुत करने के बाद में इस गाय की जो विशेषता है, वो गाय की विशेषता उदाहरणों सहित बालकों के सामने प्रस्तुत की जाती है। और इसके साथ में जो इस कुत्ते की जो विशेषता है, वो कुत्ते की विशेषताएं भी इस बालक के सामने प्रस्तुत कर दी जाती है। ठीक है, बालक क्या करेगा? उदाहरण प्रस्तुत होने के बाद में गाय और कुत्ता, इन दोनों के बाद में जो विशेषताएं, इन दोनों की विशेषता अर्थात इन दोनों के जो गुण होते हैं, उन दोनों के गुणों के क्या करेगा? आपस में तुलना करेगा। तुलना करके उन दोनों का विश्लेषण करेगा और विश्लेषण करके इनको अलग अलग भागों में बांट लेगा और अलग अलग भागों में बांट कर उनको याद कर लेगा। अर्थात नियम एवं सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का ज्ञान है वो बालक के अपने आप अर्थात स्वयं ही कर लेगा।
यदि वर्गीकरण करने के लिए ये गाय और कुत्ते की आकृतियां बालक के सामने नहीं होती, बालक को सर्वप्रथम बोलकर गाय और कुत्ता के बारे में बताया जाता, तो बालक उस विषय वस्तु का कभी भी वर्गीकरण नहीं कर पाता। तो वर्गीकरण के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। प्रत्येक विषय वस्तु को बालकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो बालक क्या करता है? उदाहरणों के माध्यम से गुणों के आधार पर उनकी तुलना करता है, उनका विश्लेषण करता है, और विश्लेषण करने के बाद में स्वयं सिद्धांत अर्थात नियम की रचना कर लेता है। तो इस आधार पर जेरोम ब्रूनर ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत 4 मान्यताओं को स्वीकार किया है। ठीक है, इसके साथ ही जेरोम ब्रूनर ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत उद्दीपकों को भी स्वीकार किया है। ठीक है, जेरोम ब्रूनर ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत सीखने के लिए जो उद्दीपक होते, इन उद्दीपकों को स्वीकार किया है, और इन उद्दीपकों के लिए भी 3 प्रकार के तत्वों को आवश्यक माना है। 3 प्रकार के तत्वों को आवश्यक माना है। ठीक है, 3 प्रकार के जो तत्व स्वीकार किया उसमें सबसे पहले है धारीदार आकृतियां। धारीदार आकृतियां, ठीक है। दूसरी है ठोस आकृतियां, धारीदार आकृतियां, ठोस आकृतियां, और तीसरी है सादी आकृतियां। सादी आकृतियां। जेरोम ब्रूनर ने सीखने के लिए उद्दीपकों को स्वीकार किया और उद्दीपकों के लिए 3 प्रकार के तत्वों को स्वीकार किया, जिसमें पहली है धारीदार आकृतियां। ये जो धारीदार आकृतियां होती है ये हल्की हरे रंग की होती है। हल्की हरे रंग की होती है, और ठोस आकृतियां होती है गहरे हरे रंग की होती है। गहरे रंग की होती है, और सादी आकृतियां होती है ये रंगहीन होती है। कैसी होती है? रंगहीन होती है। और इन तीनों प्रकार की आकृतियों के प्रति 81 उद्दीपकों को स्वीकार किया। ये जो अपनी बीएड की बुक है, बीएड की बुक के अनुसार ये तथ्यों से मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत सीखने के लिए उद्दीपकों को स्वीकार किया, और उद्दीपकों के लिए 3 प्रकार के तत्वों को स्वीकार किया, जिसमें पहले जो उद्दीपक है उनकी आकृतियां थी धारीदार आकृतियां, ठोस आकृतियां और सादी आकृतियां। जो धारीदार आकृतियां थी वो हल्के हरे रंग की थी, जो ठोस आकृतियां थी वो गहरे रंग की थी, अर्थात जो सादी आकृतियां थी वो कैसी थी? रंगहीन थी। और इन आकृतियों की संख्या कितनी थी? 81 थी। ठीक है, जैसे कि बालकों के सामने 20 से अलग अलग प्रकार के पेन प्रस्तुत किए जाते हैं, बालक के सामने 40 खिलौने प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बालक के सामने जो 21 अन्य कोई विषय वस्तु या फिर अन्य किसी जानवरों के चित्र वगैरह प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार के जो 81 प्रकार के उद्दीपक अर्थात 81 प्रकार के जो आकृतियां होती हैं वो बालकों के सामने प्रस्तुत की जाती है। बालक क्या करेगा? हर एक आकृति अर्थात हर एक जो उद्दीपक है उस उद्दीपक को पहचानने की कोशिश करेगा। यदि ये उद्दीपक एकदम से रोचक और मनोरंजक हो गए तो बालकों की क्या बढ़ेगी? जिज्ञासा बढ़ेगी। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या बढ़ेगी? जिज्ञासा। और इस जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए या फिर जिज्ञासाओं की पूर्ति करने के लिए बालक क्या करता है? स्वयं में उस विषय वस्तु की खोज करता है। स्वयं ही क्या करता है? उस विषय वस्तु की खोज करता है, और खोज करके स्वयं ही उसके ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। तो सीखने के लिए इस प्रकार के उद्दीपक प्रस्तुत किए, और उद्दीपकों की संख्या कितनी स्वीकार की? 81 स्वीकार की। उसमें से पहले जो उद्दीपक की आकृतियां थी वो थी धारीदार आकृतियां, जो हल्के हरे रंग की थी। ठोस आकृतियां थी वो गहरे रंग की थी, और सादी आकृतियां थी वो कैसी थी? एकदम से रंगहीन थी। और इनकी संख्या कितनी थी? 81 थी। इन 81 उद्दीपकों के माध्यम से भी जेरोम ब्रूनर ने क्या किया? अपने सिद्धांत के अंतर्गत ज्ञान की प्राप्ति करवाई कि इन उद्दीपकों के प्रति बालक की जब जिज्ञासाएं उत्पन्न होगी, उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए अर्थात जिज्ञासाओं की पूर्ति करने के लिए बालक स्वयं उस विषय वस्तु की क्या करेगा? खोज करेगा, और खोज करने के बाद में उसके ज्ञान की प्राप्ति कर लेगा। ठीक है,
अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत की अवस्थाएं। जेरोम बुर्नर ने अपने संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत की अवस्थाओं का भी उल्लेख किया है और जेरोम बुर्नर ने संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, अब संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत जब जीन पियाजे ने दिया था तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया था, जिसमें एसएमएस, पीओएस, सीओएस, एफओएस, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, समृद्धि पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत में 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया, जबकि जेरोम बुर्नर ने अपने संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत 3 ही अवस्थाओं का उल्लेख किया। ठीक है, जिसमें पहली है विधि निर्माण अवस्था, विधि निर्माण अवस्था या फिर सक्रियता की अवस्था, विधि निर्माण अवस्था या फिर सक्रियता की अवस्था। इनेक्टिव मेथड। ठीक है, दूसरी है दृश्य प्रतिमा की अवस्था, दृश्य प्रतिमा की अवस्था, आइकॉनिक मेथड, आइकॉनिक मेथड। और तीसरी अवस्था है चिन्ह प्रतीक या सांकेतिक अवस्था, चिन्ह प्रतीक या सांकेतिक अवस्था, सिंबॉलिक मेथड, सिंबॉलिक मेथड। विधि निर्माण जो अवस्था है फिर सक्रिय की अवस्था है, इस अवस्था का जेरोम बुर्नर ने जो आयुकाल है वो आयुकाल जन्म से लेकर 3 वर्ष तक स्वीकार किया, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक स्वीकार किया। दृश्य प्रतिमा की जो अवस्था है, इस अवस्था का जो आयुकाल है वो 3 से लेकर 7 वर्ष तक स्वीकार किया, 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक स्वीकार किया। चिन्ह प्रतीक या सांकेतिक अवस्था है, इस अवस्था का जो आयुकाल है वो आयुकाल 7 से लेकर पूर्व किशोरावस्था तक स्वीकार किया, 7 से लेकर पूर्व किशोरावस्था, अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि 7 से लेकर 16 वर्ष तक स्वीकार किया। तो एक बार फिर से बात करते हैं कि जेरोम बुर्नर ने सीखने की ये 3 अवस्थाओं का उल्लेख है, जिसमें पहले विधि निर्माण अवस्था या फिर सक्रिय की अवस्था जिसको इनेक्टिव मेथड कहते हैं, और इसका जो आयुकाल है वो जन्म से लेकर 3 वर्ष तक स्वीकार किया गया। दूसरा दृश्य प्रतिमा की अवस्था आइकॉनिक मेथड है, जिसका आयुकाल 3 से लेकर 7 वर्ष तक स्वीकार किया है। और तीसरे चिन्ह प्रतीक या सांकेतिक अवस्था सिंबॉलिक मेथड है, इसका जो आयुकाल है वो 7 से लेकर 16 वर्ष तक या फिर 7 से लेकर पूर्व किशोरावस्था की, यानी पूर्व किशोरावस्था का जो आयुकाल होता है वो 13 से लेकर 16 वर्ष तक होता है। तो ये 7 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक स्वीकार किया है। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, जेरोम बुर्नर के सीखने की जो अवस्थाएं थी वो थी 3। पहली है इनेक्टिव मेथड, इनेक्टिव मेथड। ठीक है, ऐसे इनेक्टिव मेथड अर्थात विधि निर्माण जो अधिगम की अवस्था है, इस अधिगम का जो आयुकाल है वो जन्म से लेकर 3 वर्ष तक, जन्म से लेकर कितना है 3 वर्ष तक।
इस विधि निर्माण आधारित जो अधिगम की अवस्था है, इस अधिगम की अवस्था के अंतर्गत जेरोम बुर्नर का मानना है इस अवस्था में बालक में सोचने समझने की जो योग्यता होती है, उस सोचने समझने की जो योग्यता का विकास नहीं होता है, सोचने समझने की योग्यता का विकास नहीं होता है। जब बालक विषय वस्तु के बारे में सोच विचार नहीं कर सकता, अब नहीं कर सकता तो वो ज्ञान की प्राप्ति कैसे करता है? ठीक है, तो जेरोम बुर्नर का मानना है कि इनेक्टिव मेथड अर्थात विधि निर्माण आधारित अधिगम की जो अवस्था है, ऐसा अधिगम की अवस्था के अंतर्गत बालक में सोचने समझने की जो योग्यता होती है उसका विकास बिल्कुल भी नहीं होता है, अर्थात बालक विषय वस्तु के प्रति सोच विचार बिल्कुल भी नहीं कर सकता। यानी 3 वर्ष का बालक है वो किसी भी विषय वस्तु के प्रति सोच विचार नहीं कर सकता। इस अवस्था में बालक जो ज्ञान की प्राप्ति है वो शारीरिक क्रिया, कैसी क्रिया? शारीरिक क्रिया एवं मानसिक क्रियाओं के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति बालक कैसे करता है? या तो वो शारीरिक क्रिया करता है या फिर वो मानसिक क्रिया करता है। शारीरिक क्रिया एवं मानसिक क्रियाओं के माध्यम से बालक क्या करता है? ज्ञान की प्राप्ति करता है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि जो इनेक्टिव मेथड है इसके अंतर्गत बालक के जो जितने भी अनुभव होते हैं वो शारीरिक अर्थात जो मानसिक क्रिया होती है, अर्थात सीखने के लिए बालक का इंद्रिय अनुभव काम आता है। ठीक है, इस अवस्था में बालक अपने इंद्रियों के माध्यम से सर्वाधिक ज्ञान प्राप्त करता है, अर्थात या तो उस विषय वस्तु के प्रति देखकर, ठीक है, या फिर सुनकर, या फिर स्पर्श करके, या फिर बालक चख कर क्या करता है? ज्ञान की प्राप्ति करता है। कि इस अवस्था में बालक शारीरिक अर्थात मानसिक क्रियाओं के माध्यम से देखकर, सुनकर, स्पर्श कर या फिर चख करके क्या करता है? वो ज्ञान की प्राप्ति करता है। सारा का सारा जो अधिगम होता है वो किस पर आधारित होता है? अनुभव के आधार पर, यानी अनुभव पर आधारित होता है, इंद्रियों पर पूरी तरह से आधारित होता है। यानी जो अधिगम होता है वो इंद्रियों पर आधारित होता है। बालक इंद्रियों के माध्यम से सर्वाधिक देखता है, अर्थात इस अवस्था में बालक किस आधार पर सीखता है? जैसे एक दो उदाहरण की बात करें कि बालक में सोचने समझने की योग्यता का विकास नहीं होता, तो बालक अपने जो इंद्रिय अनुभव है उनको किन माध्यम से व्यक्त करता है? जैसे बालक को जब भूख लगती है तो भूख लगने पर रोना, क्या करना? भूख लगने पर रोना, या फिर जब उत्तेजना होती है, क्या होती है? उत्तेजना होने पर हाथ पैरों को हिलाना, उत्तेजना होने पर हाथ पैरों को हिलाना। ठीक है, जेरोम बुर्नर ने सीखने की जो पहली अवस्था वो है इनेक्टिव मेथड अर्थात विधि निर्माण आधारित अधिगम की अवस्था। इस अवस्था का जो आयुकाल है वो जन्म से लेकर 3 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बालक में सोचने समझने की योग्यता का विकास भी नहीं होता है और बालक किसी भी विषय वस्तु को बोलकर भी व्यक्त नहीं कर सकता, अर्थात भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती है। तो बालक ज्ञान की प्राप्ति कैसे करता है? बालक सर्वाधिक शारीरिक और मानसिक क्रियाएं करता है और शारीरिक मानसिक क्रियाएं इंद्रिय अनुभवों पर आधारित होती है और इंद्रिय अनुभवों के माध्यम से बालक ज्ञान की प्राप्ति करता है। अर्थात भूख लगती है तो बालक रोने लगता है और उत्तेजना होती है तो उत्तेजना होने पर बालक क्या करता है? हाथ पैरों को हिलाता है या फिर किसी विषय वस्तु को देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है और चखता है और देखकर, सुनकर, स्पर्श करके और चख कर क्या करता है? वो अपने ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। इस आधार पर जेरोम बुर्नर ने सीखने की पहली अवस्था को स्वीकार किया। इसके बाद में दूसरी जो अवस्था है वो है आइकॉनिक मेथड। आइकॉनिक मेथड और इस अवस्था का जो आयुकाल है वो है 3 से लेकर 7 वर्ष तक स्वीकार किया। इसका जो आयुकाल 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक स्वीकार किया। ठीक है, प्रतिमा आधारित अधिगम की जो अवस्था होती है, दृश्य प्रतिमा आधारित अधिगम की अवस्था, अर्थात इस अवस्था के अंतर्गत बालक उन्हीं विषय वस्तु को सीखता है। इस अवस्था के अंतर्गत बालक उन्हीं विषय वस्तु को सीखता है जिसका वह प्रत्यक्षीकरण करता है। क्या करता है? जिनका वह
प्रत्यक्षीकरण करता है। अर्थात बालक के सामने कोई विषय वस्तु को रखा जाएगा, प्रत्यक्ष किसी विषय वस्तु होती है उस बालक के सामने, तो प्रत्यक्ष विषय वस्तु के ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक की जो मूर्त बुद्धि होती है, कौन सी बुद्धि होती है, बालक की जो मूर्त बुद्धि होती है, उस मूर्त बुद्धि का विकास हो जाता है। बालक की जो मूर्त बुद्धि होती है, मूर्त का अर्थ होता है प्रत्यक्ष, यानी बालक किसी भी विषय वस्तु को प्रत्यक्ष देखता है, अर्थात मूर्त रूप में देखता है, ठीक है, प्रत्यक्ष या मूर्त रूप में देखता है, तो उस विषय वस्तु का वो ज्ञान की प्राप्ति वो आसानी के साथ में कर लेता है। जैसे कि कक्षा कक्ष में अध्यापक या बालक को 15 अगस्त पर निबंध लिखवाता है, और 15 अगस्त पर निबंध लिखवा के 26 जनवरी पर, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त हो गया स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस पर निबंध लिखवाता है, और स्वतंत्रता दिवस पर निबंध लिखवाकर जो गणतंत्र दिवस है उस पर निबंध बालक आसानी के साथ में लिख लेता है। कि स्वतंत्रता दिवस पर निबंध लिखवाने के बाद में गणतंत्रता दिवस पर बालक के निबंध आसानी के साथ में लिख लेता है, क्योंकि एक विषय वस्तु को बालक के सामने प्रस्तुत किया, बालक ने उसका प्रत्यक्षीकरण किया, और प्रत्यक्षीकरण करने के बाद में इसको आधार मानकर बालक ने क्या किया, गणतंत्रता दिवस पर निबंध आसानी के साथ में लिख दिया। या फिर बालक को यदि गाय की जो विशेषताएं होती है वो बता दी जाती है, और गाय की विशेषता बताने के बाद में उस बालक को यदि भैंस की विशेषताओं के बारे में लिखने को कहा जाता है, तो इसका अनुकरण करते हुए, इसका प्रत्यक्षीकरण करते हुए बालक क्या करता है, इस विषय वस्तु का भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो आइकॉनिक मेथड अर्थात दर्शन में दर्श से प्रतिमा जो अवस्था है, इस अवस्था के अंतर्गत बालक उन्हीं विषय वस्तु को सीखता है जिनको वो प्रत्यक्ष देखता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक की मूर्त बुद्धि का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है, और प्रत्यक्ष और मूर्त जो विषय वस्तु होती है, घटनाएं होती है, जो क्रियाएं होती है, उनको करता है, और करने के बाद वो ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। तीसरा सिंबॉलिक मेथड, सिंबॉलिक मेथड चिन्ह प्रतीक या फिर सांकेतिक अवस्था, ठीक है, इस अवस्था का जो आयुकाल है वो 7 से लेकर 16 वर्ष तक स्वीकार किया है, ठीक है, 7 से लेकर 16 वर्ष तक। जेरोम गुर्नर का मानना है कि इस अवस्था के अंतर्गत बालक अपने जो अनुभूतियां होती है, आंतरिक मन की जो अनुभूतियां होती है, उस अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है, क्योंकि इस अवस्था में आते आते जो भाषा होती है वो भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम बन जाती है। क्या बन जाती है? भाषा है वो विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम बन जाती है। बालक समस्या का समाधान है, बालक समस्या का जो समाधान है, समस्या का समाधान करने की जो योग्यता होती है, उस योग्यता का भी बालक में पूर्ण विकास हो जाता है। साथ ही बालक में जो अमूर्त बुद्धि होती है, बालक में अमूर्त बुद्धि एवं जो अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है, अमूर्त बुद्धि और अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है, उसका भी विकास हो जाता है। अर्थात इस अवस्था में बालक को विषय वस्तु का प्रत्यक्षीकरण नहीं करवाया जाए, विषय वस्तु का प्रत्यक्षीकरण नहीं करवाया जाए और केवल संकेत बिंदु ही दे दिया जाए। क्या दिया जाए? संकेत बिंदु दे दिया जाता है। तो बालक क्या करता है? कल्पना करके, चिंतन करके एवं तर्क वितरक करके, क्या करके? तर्क वितरक करके उस समस्या का समाधान क्या कर लेता है? आसानी के साथ में कर लेता है, क्योंकि बालक की अमूर्त बुद्धि और समस्या समाधान की शक्ति अर्थात अमूर्त चिंतन की जो योग्यता होती है उसका पूरी तरह से विकास हो गया। तो सिंबॉलिक जो मेथड है इसका आयुकाल है वो 7 से लेकर 16 वर्ष तक स्वीकार किए। इस अवस्था में बालक अपनी अनुभूतियों के अर्थात आंतरिक मन के विचार होते हैं, आंतरिक मन के विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है, क्योंकि भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम बन जाती है। किसी भी विषय वस्तु के प्रति समस्या समाधान की योग्यता का बालक में पूर्ण विकास हो जाता है। बालक में अमूर्त बुद्धि एवं अमूर्त चिंतन का भी विकास हो जाता है।
अर्थात इस अवस्था में बालक के सामने कोई विषय वस्तु प्रस्तुति नहीं की जाए। जैसे विद्यार्थी को कक्षा में एक अध्यापक है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है या फिर आतंकवाद है, इस पर निबंध वगैरह लिखवा देता है या फिर समझा देता है, ठीक है। वहां पर यदि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध आ जाता है तो अब वहां पर पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ा तो नहीं है, लेकिन बालक को केवल और केवल संकेत ही मिला है। संकेत मिलने के साथ ही बालक क्या करने लगे, इस पर्यावरण के संबंध में तरह के चिंतन और कल्पना करने लग गया, ठीक है। तो चिंतन मनन करके तरक वितरक करके कल्पना करके भी क्या करता है, वो पर्यावरण प्रदूषण पर आसानी के साथ में निबंध लिख सकता है, ठीक है। तो इस अवस्था में बालक को प्रत्यक्षीकरण करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल इस आधार पर संकेत बिंदु दे दिए जाते हैं। तो बालक कल्पना करके चिंतन मनन करके तरक वितरक करके क्या कर लेता है, उस समस्या का बालक आसानी के साथ में समाधान कर लेता है। अब हम अध्ययन करते हैं इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत का क्या महत्व है। शैक्षिक महत्व, शैक्षिक महत्व है, ठीक है। इस सिद्धांत को मानने वाले जितने भी शिक्षक है, इस सिद्धांत को मानने वाले जो शिक्षक है, इस सिद्धांत को मानने वाले शिक्षक वर्गीकरण को एवं वर्गीकरण के साथ में आगमन जो विधि होती है या फिर आगमनात्मक जो तर्क होता है, इस आगमनात्मक तर्क को महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। बालक स्वयं जब ज्ञान की प्राप्ति करता है अर्थात संप्रदाय का निर्माण करता है, तो संप्रदाय के लिए वर्गीकरण पूरी तरह से आवश्यक माना जाता है। अर्थात बालक को क्या करना चाहिए, बालक हर किसी विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करता है, या फिर आगमनात्मक तर्क यानी बालक के सामने उदाहरण सबसे पहले प्रस्तुत कर दिया जाता है। बालक इन उदाहरणों के आधार पर नियम की खोज स्वयं करता है और नियम की खोज करके उस विषय वस्तु के ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, ठीक है। ये इस शिक्षण का पहला महत्व है। इस सिद्धांत का दूसरा शैक्षिक महत्व है कि एक शिक्षक का दायित्व है, ठीक है। शिक्षक का दायित्व है कि शिक्षक सीखने के लिए, शिक्षक सीखने के लिए वातावरण तैयार करे जिससे बालक अभिप्रेरित होंगे और अभिप्रेरित होकर वो रुचि के साथ में कार्य करेंगे, और जब रुचि के साथ में कार्य करेंगे तो इस प्रकार का किया गया अधिगम वो क्या हो जाएगा, एकदम से स्थायी हो जाएगा। तो इस सिद्धांत को मानने वाले जितने भी शिक्षक हैं वो सीखने के लिए वातावरण तैयार करें जिससे बालक अभिप्रेरित होंगे, और अभिप्रेरित होने के बाद में वो रुचि के साथ में कार्य करेंगे, और रुचि के साथ में कार्य करने से वो स्वयं ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार जो पाठ्यक्रम का निर्माण है, किसका निर्माण है, पाठ्यक्रम का जो निर्माण है, ये पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की अवस्थाओं के आधार पर होना चाहिए, बालकों की अवस्थाओं के आधार पर होना चाहिए। कि जेरोम ब्रूनर ने सीखने की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया, जिसमें इलेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक अलग अलग प्रकार पर उसका अलग अलग आधार पर उसका वर्गीकरण किया, आयुकाल भी अलग अलग स्वीकार किया। तो जेरोम ब्रूनर का मानना है कि जो पाठ्यक्रम का निर्माण है वो पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों के जिस आधार पर अवस्थाएं चलती हैं उन अवस्थाओं के आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसे सिद्धांत की एक और मान्यता है कि इस सिद्धांत को मानने वाले जितने भी शिक्षक हैं उन्हें सारे शिक्षक है शिक्षण विधियों का प्रयोग है, इनका प्रयोग, शिक्षण विधियों का जो प्रयोग है वो शिक्षण विधियों का प्रयोग है बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार, बालकों की आवश्यकता के अनुसार करने में विश्वास करते हैं, ठीक है। ऐसे सिद्धांत को मानने वाले जितने भी शिक्षक हैं वो सारे के सारे शिक्षक शिक्षण विधियों का जो प्रयोग है उन्हें शिक्षण विधियों का जो प्रयोग है वो बालकों की आवश्यकता के अनुसार करने में पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि बालक को किस शिक्षण विधि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करवाया जा सकता है। तो शिक्षण विधियों का प्रयोग है वो बालकों की आवश्यकता के अनुसार करने में पूरा विश्वास करते हैं। एक बार फिर से बात करते हैं
इस सिद्धांत को मानने वाले जितने भी शिक्षक हैं वो वर्गीकरण और आगमनात्मक जो तर्क होते हैं उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। अर्थात इस सिद्धांत को मानने वाले शिक्षक है वो सीखने के लिए वातावरण, शिक्षकों का मानना है कि वो इस सिद्धांत के अनुसार जेरोम ब्रूनर का मानना है कि शिक्षक सीखने के लिए अच्छा वातावरण क्या करें, अच्छा वातावरण का विकास करें, विकसित करें, जिससे बालक अभिप्रेरित होंगे और अभिप्रेरित होने के बाद में वो रुचि के साथ में अधिगम करेंगे। तो इस प्रकार से वो स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करेंगे तो अधिगम क्या हो जाएगा, एकदम से स्थायी हो जाएगा। जेरोम ब्रूनर के अनुसार जो पाठ्यक्रम का निर्माण है वो बालकों की अवस्थाओं के अनुसार होना चाहिए कि बालक की जिस प्रकार से आयु बढ़ती रहती है बालक उसी आधार पर मानसिक क्रिया करता है और ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो पाठ्यक्रम का जो निर्माण है वो भी बालकों की अवस्थाओं के अनुसार करना चाहिए। ऐसे सिद्धांत के अनुसार शिक्षक, इस सिद्धांत को मानने वाले जो शिक्षक है वो शिक्षण विधियों का जो प्रयोग है वो किस आधार पर कर सकते हैं कि बालकों की किस प्रकार से आवश्यकता होती है कि बालकों को किस शिक्षण विधि के माध्यम से शिक्षित किया जा सकता है। तो बालकों की जो आवश्यकता के अनुसार शिक्षण विधियों का जो प्रयोग करने में पूरा पूरा विश्वास करते हैं। लर्निंग डिसऑर्डर, अधिगम अक्षमता, अधिगम निर्योग्यता एवं अधिगम व्यतिक्रम। सबसे पहले बात करते हैं कि अधिगम अक्षमता जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग, अधिगम अक्षमता जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1963 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में सैमुअल क्रिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सैमुअल क्रिक के द्वारा। अधिगम अक्षमता जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग 1963 ईस्वी में सैमुअल क्रिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये अधिगम अक्षमता, अधिगम निर्योग्यता और अधिगम व्यतिक्रम है क्या चीज है? सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। ठीक है, किसी भी बालक को भाषा बोलने, किसी भी बालक को भाषा बोलने, पढ़ने या फिर लिखने में, किसी भी बालक को भाषा बोलने, पढ़ने या फिर लिखने में कोई शारीरिक या कोई मानसिक बाधा उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम अक्षमता कहते हैं कि बालक में अधिगम करने की योग्यता, क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती है। तो कोई भी बालक जिसको भाषा को बोलने, पढ़ने, लिखने में या तो कोई शारीरिक यानी शरीर से संबंधित या कोई मानसिक यानी दिमाग से संबंधित कोई न कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अधिगम निर्योग्यता या फिर अधिगम व्यतिक्रम कहते हैं। जिन बालकों में अधिगम निर्योग्यता होती है, अधिगम करने की योग्यता नहीं होती है, ऐसे बालक चाहे कोई भी विषय ले ले, जैसे गणित विषय की बात करें तो गणित में गणना करना या फिर कोई रंग वगैरह, उन रंगों की पहचान करना, पहचान करके साथ में उनका नाम बताना या फिर शुद्ध वर्तनी, ठीक है, शुद्ध लेखन, और इसके अलावा मानचित्र में ऐसे बालकों को कोई स्थान ढूंढने के लिए भी कहा जाता है। तो इनमें योग्यता नहीं होती है कि वो बालक अपने अधिगम के माध्यम से उन स्थान को ढूंढ सके या फिर अधिगम कर सके। तो ऐसे बालक जिनको भाषा बोलने, पढ़ने और लिखने में किसी न किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न होती है, ये बाधा शारीरिक बाधा हो सकती है या फिर मानसिक बाधा हो सकती है। शारीरिक और मानसिक बाधा उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम निर्योग्यता, अधिगम अक्षमता या फिर अधिगम व्यतिक्रम कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला डिस्ग्रेफिया। ठीक है, जो लेखन संबंधी विकार होता है, लेखन, अब देखो लेखन संबंधी विकार होता है उसको मनोवैज्ञानिक भाषा में डिस्ग्रेफिया कहते हैं। ऐसे डिस्ग्रेफिया जो शब्द है इसके बीच में हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि ग्राफ जैसा नाम दिखाई दे रहा है। डिस्ग्रेफिया यानी ग्राफ है, और ग्राफ का संबंध हमें याद रखना है कि ग्राफ का संबंध किससे होता है? लिखने से होता है। ग्राफ पर हमेशा लिखा जाता है। तो लेखन संबंधी जो विकार होता है वो क्या कहलाता है? डिस्ग्रेफिया। पठन यानी पढ़ना और वाचन यानी बोलना। जब हम किसी भी विषय वस्तु को पढ़ते हैं या फिर किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तब हम क्या करते हैं? आपस में डिस्कशन करते हैं। तो डिसलेक्सिया यानी इस शब्द के बीच में डिस्कशन का सा नाम आ रहा है। क्या आ रहा है? डिस्कशन का सा नाम आ रहा है। तो पढ़ने और बोलते समय हम क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। तो पठन और वाचन संबंधी जो विकार है उसे क्या कहते हैं? उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं।
गणितीय व्यतिक्रम, गणित में हमेशा गुणा भाग जोड़ बाकी गुणा भाग होते हैं, वो कैलकुलेटर के माध्यम से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्कैलकुलिया इस शब्द में हमें ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेटर जैसा शब्द है उसका प्रयोग हो रहा है। तो गणितीय जो विकार होता है, गणितीय व्यतिक्रम होता है, उसके अंदर जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, डिस्कैलकुलिया कहते हैं। और लेखन, पठन, वाचन और गणित सबको एक जगह कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। ये चार विकार हमारे एग्जाम में ऐसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, डीट की जो बहुत सारे एग्जाम लगे, ये चार सबसे ज्यादा जितने भी पढ़ेंगे उनमें से ये चार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में ये अधिक से अधिक पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लेखन संबंधी, लिखने का संबंध ग्राफ से होता है तो डिस्क्रेपिया होगा। पठन और वाचन यानी पढ़ने और बोलने का संबंध डिस्कन से होता है तो डिसलेक्सिया हो गया। और गणित का संबंध कैलकुलेटर से होता है तो क्या हो गया, डिस्कैलकुलिया हो गया। और लेखन, पठन और गणित ये सारे विकारों को एक साथ कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डिस्प्रेक्सिया के नाम से पुकारते हैं। भाषा संबंधी विकार, भाषा को बोलने, पढ़ने और लिखने में बालक में किसी न किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होता है तो उसे अफेजिया के नाम से पुकारा जाता है। किसके नाम से, अफेजिया के नाम से पुकारा जाता है। मानसिक कारण संबंधी कोई विकार होता है तो उसको डिस्पेजिया के नाम से, डिस्पेजिया के नाम से, यानी मानसिक कारण संबंधी कोई भी विकार होता है, दिमाग से संबंधित कोई विकार होता है तो उसे किस नाम से पुकारते हैं, मानसिक कारण संबंधी जो विकार होता है उसको डिस्पेजिया कहते हैं। अगला है शारीरिक भ्रम विकार, जिसको कहते हैं डिस्मोर्फिया। मनोवैज्ञानिक भाषा में शारीरिक भ्रम, शरीर के संबंध में बालक में किसी न किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, डिस्मोर्फिया कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मोर, और मोर का अर्थ होता है अधिक। मोर का अर्थ क्या होता है, अधिक। बालक अपने आप को किसी दूसरे बालक से अधिक सुंदर समझने लगता है, किसी दूसरे बालक से अधिक कमजोर समझने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर बालक के शरीर में किसी न किसी प्रकार का, अपने शरीर के संबंध में कोई स्वयं के अंदर विकार उत्पन्न हो जाता है उसे शारीरिक भ्रम या विकार कहते हैं, शारीरिक भ्रम। और मनोवैज्ञानिक भाषा में जो विकार होता है उसको डिस्मोर्फिया कहते हैं। मोर का मतलब होता है अधिक, और अपने शरीर के संबंध में उसको अधिक से अधिक भ्रम हो जाता है कि दुनिया में उसके जैसा सुंदर कोई भी नहीं है। तनाव संबंधी जो विकार या व्यतिक्रम होता है उसको डिस्थीमिया के नाम से पुकारे जाते हैं। किसके नाम से पुकारते हैं, डिस्थीमिया के नाम से पुकारते हैं। कि तनाव कब होता है, होता कब है, जब हम परीक्षा हॉल में बैठे रहते हैं और परीक्षा हॉल में बैठे और वहां पर हमें लगातार 1 से लेकर 5 तक के जो क्रम के प्रश्न है उसमें से किसी भी प्रश्न का हमें आंसर नहीं आ रहा है, उत्तर सही तरीके से नहीं आ रहा है, तो वहां पर किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, वहां पर तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। जब तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार, ये तनाव होता कब है, जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार और जो वातावरण की प्रक्रिया होती है उसके अनुसार कार्य नहीं कर पाता है, ठीक है, या फिर किसी कार्य को करने में वो असहाय या फिर अपने को असक्षम समझता है और उसका मानसिक संतुलन डगमगाता है और व्यवहार परिवर्तन में तत्परता आ जाती है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, तनाव कहते हैं। और ये तनाव समायोजन की समस्या मानी जाती है। और तनाव संबंधी जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, डिस्थीमिया के नाम से पुकारा जाता है। आहार संबंधी जो विकार होता है उसको बुलिमिया कहते हैं। आहार, आहार का अर्थ होता है भोजन, यानी भोजन संबंधी विकार या फिर आहार संबंधी विकार होता है उसको बुलिमिया के नाम से पुकारा जाता है। जिस व्यक्ति में बुलिमिया के संबंध में कोई विकार होता है ऐसा व्यक्ति भोजन करता रहता है, दिन में 5 बार भोजन किया है, 10 बार किया है कि 15 बार किया है, उसका बिल्कुल भी पता नहीं रहता है। कभी कभी तो इतना खा लेता है, खाने का ही पता नहीं रहता है कि एक जगह बैठा ही रहता है, दूसरे व्यक्ति उसको उठाकर कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हैं या फिर सीधा डॉक्टर के पास में लेकर जाना पड़ता है, डॉक्टर उल्टियां वगैरह करवा के वापस उस भोजन को बाहर निकालता है। तो आहार संबंधी जो विकार होता है उसको क्या कहते हैं, बुलिमिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में प्रोक्सिज्म, युवावस्था में बुढ़ापे जैसे लक्षण दिखाई देना, ठीक है। जो बालक कुपोषण के अधिक से अधिक शिकार होते हैं, कुपोषण के अधिक शिकार होते हैं, उन बालकों की मांसपेशियां वगैरह होती है वो आसानी के साथ में दिखाई देने लग जाती है। अर्थात युवावस्था में ऐसा लगता है कि ये एकदम से बूढ़ा सा हो गए। तो युवावस्था में बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने संबंधी जो विकार होता है उसको प्रोक्सिज्म के नाम से पुकारते हैं। किसके नाम से, प्रोक्सिज्म के नाम से।
जल्दी भूलने संबंधी विकार है उसको एमनोसिया के नाम से पुकारते हैं। जल्दी भूलने संबंधी विकार है उसको एमनोसिया के नाम से पुकारते हैं। और शिक्षा के संबंध में जब हम पढ़ते हैं और पढ़ी हुई बातों को जो हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और ऐसी विषय वस्तु को हम पढ़ते हैं वो विषय वस्तु हमें कभी भी याद नहीं रहती। इसके अलावा हम कोई कहानी सुनते हैं, चुटकुले सुनते हैं, नाटक देखते हैं या फिर कोई धारावाहिक वगैरह देखते हैं या फिर जो मूवी के सीन वगैरह होते हैं और मूवी की स्टोरी होती है वो हमें एक ही बार में याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है और जो काम की चीज होती है उसको हम बार बार बोलते रहते हैं। तो बोलने संबंधी जो विकार होता है उसको किस नाम से पुकारते हैं? उसको एमनोसिया के नाम से पुकारते हैं। रात में नींद नहीं आना, ठीक है, वृद्ध पुरुष होते हैं उनमें इस प्रकार की जो स्थिति वो पाई जाती है कि रात भर उनको नींद नहीं आती है। तो रात में नींद नहीं आना इसको इंसोनीना कहते हैं। सोना, देखो इसमें सोना शब्द जैसा प्रयोग हुआ, इंसोनीना, ठीक है, नहीं सोना। तो रात में नींद नहीं आने वाला जो विकार होता है उसको इंसोनीना के नाम से पुकारा जाता है। केवल दिखावा संबंधी जो विकार होता है उसको न्यूरोसिस के नाम से पुकारते हैं। केवल और केवल दिखावा होता है कि थूथा चना और बाचे गना, कि आधा अधूरा ज्ञान होता है वो बालक को हमेशा परेशान ही करता है। आधा अधूरा ज्ञान होने के कारण वो बातें तो एकदम से बड़ी बड़ी करता है लेकिन उनमें से कोई भी बात सार्थक नहीं होती है। ऐसा क्या करता है? वो बालक केवल दिखावा करने की कोशिश करता है। तो केवल दिखावा संबंधी जो विकार होता है उसको न्यूरोसिस के नाम से पुकारा जाता है। और नींद आने के बाद में ऐसा लगता है कि गेहूं की पिसाई कर रहा है, यानी नींद में दांत पीसना। नींद में दांत पीसना संबंधित जो विकार है उसको ब्रोक्सिज्म के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से बात करते हैं। लिखने का संबंध ग्राफ से होता है तो लेखन संबंधी जो विकार होता है उसको डिस्ग्रेफिया कहते हैं। पढ़ते समय, बोलते समय हम डिस्कशन करते हैं तो पठन और वाचन संबंधी जो विकार होता है इसका संबंध डिसलेक्सिया से होता है। और गणित के सवाल निकालते समय हम कैलकुलेटर का भी प्रयोग करते हैं तो गणितीय व्यतिक्रम विकार है, इसका संबंध डिस्कैलकुलिया से होता है। लेखन, पठन, वाचन और गणितीय व्यतिक्रम सबको एक साथ कर दिया जाता है। ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा भी जा चुका है तो उसे डिस्प्रेक्सिया के नाम से पुकारा जाता है। बालक को भाषा बोलने, लिखने, पढ़ने में किसी न किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होता है तो उसको अफेजिया के नाम से पुकारते हैं। और दिमाग से संबंधित यानी बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो एक से कम ही होती है। ठीक है, तो मानसिक कारण संबंधी कोई विकार होता है उसको डिस्पेजिया के नाम से पुकारते हैं। शारीरिक भ्रम, बालक को अपने शरीर के संबंध में किसी न किसी प्रकार का भ्रम हो जाता है उसे डिस्मोर्फिया कहते हैं। मोर का मतलब होता है अधिक। तनाव संबंधी व्यतिक्रम है उसको डिस्थीमिया कहते हैं। और आहार संबंधी, आहार का मतलब भोजन संबंधी, कितना खाया कितना नहीं खाया कुछ पता नहीं रहता उसको बुलिमिया कहते हैं। और युवावस्था में बुढ़ापे जैसे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं तो उसको प्रोक्सिज्म के नाम से पुकारा जाता है। जल्दी बोलने संबंधी विकार है उसको एमनोसिया के नाम से पुकारते हैं। रात में नींद नहीं आने संबंधी विकार है उसको इंसोनीना कहते हैं। और केवल दिखावा संबंधी विकार है उसको न्यूरोसिस कहते हैं। और नींद में दांत पीसने संबंधी जो विकार होता है उसको प्रोक्सिज्म के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट विकार है वो है नींद में चलना। क्या करना? नींद में चलना। सोमनेम बुल्लेसिन। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दिन में किसी प्रकार की बातें वगैरह सुनते हैं, इधर उधर करते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो नींद आने के बाद में उन बातों को बड़बड़ाने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो नींद आने के बाद में खड़े हो जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं, बैठे हुए एक दो बात करते हैं फिर वापस हो जाते हैं। सुबह उठने के बाद में कुछ कोई पता नहीं रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें नींद में चलने की आदत होती है। अपनी खाट वगैरह को सर पे धर लेता है, बिस्तर वगैरह साथ में रख देता है और चल देता है, पता ही नहीं होता नींद में किधर जाना है। तो नींद में चलने संबंधी कोई विकार होता है उसको सोमनेम बुल्लेसिन के नाम से पुकारते हैं। दर्शे संबंधी यानी दिखाई देने संबंधी जो व्यतिक्रम होता है उसको हाइप्रोक्सिया के नाम से पुकारते हैं। और ये जो प्रश्न है ये पीछे वाले जो रिट की एग्जाम लगी थी उस रिट की एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, दर्शे संबंधी जो व्यतिक्रम है उसको हाइप्रोक्सिया के नाम से पुकारा जाता है। सुनने संबंधी कोई व्यतिक्रम है उसको अफेसिया कहते हैं। देखो यहाँ पर दो शब्द हैं कि भाषा संबंधी कोई विकार है उसको तो कहते हैं अफेजिया। ठीक है, अफेजिया कहते हैं। और सुनने संबंधी कोई विकार होता है उसको अफेसिया के नाम से पुकारते हैं। वास्तविक सुख दुख को प्राप्त करने संबंधी विकार है उसको साइकोसिस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? साइकोसिस कहते हैं।
ठीक है। सुख दुख होते हैं, ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कभी सुख तो कभी दुख आता रहता है, कभी खुशी कभी गम, इस प्रकार की स्थिति जिंदगी में चलती रहती है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि झूला जितना पीछे जाता है हमेशा आगे भी उतना ही आता है, यानी जीवन में एक बार सुख आता है और एक बार दुख आता रहता है। कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए सुखी नहीं रह सकता और कोई भी व्यक्ति हमेशा हमेशा दुखी नहीं रह सकता। तो वास्तविक सुख दुख को प्राप्त करने संबंधी विकार होता है, उसको क्या कहते हैं, साइकोसिस कहते हैं। और केवल साइको आ जाए तो साइको का अर्थ होता है पागलपन, पागलपन, पागलपन संबंधी कोई विकार होता है तो उसको साइकोसिस के नाम से पुकारा जाता है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनको पास में दिखाई नहीं देता है, निकट दृष्टि विकार पाया जाता है। क्या पाया जाता है, निकट दृष्टि विकार, पास में देखने में दिक्कत होती है तो उसको मायोपिया कहते हैं। और मायोपिया का कारण क्या है, मायोपिया किस कारण से होता है, नेत्र लेंस की जो वक्रता होती है वो पूरी तरह से बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ने के कारण निकट यानी पास में बालक को दिखाई नहीं देता है, और निकट दृष्टि जो विकार होता है उसको मायोपिया कहते हैं। जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता, बालक को पास में भी नहीं दिखाई देता है और दूर भी दिखाई नहीं देता है। पास और दूर दोनों संबंधी जो विकार होता है, दोनों दृष्टि संबंधी जो विकार होता है, जिसको जरा दूरदर्शिता के नाम से पुकारते हैं। और मनोवैज्ञानिक भाषा में ऐसे विकार को प्रेस बायोपिया के नाम से जाना जाता है। दृष्टि वैसा में दोष, दिखाई देने में, देखने में किसी न किसी प्रकार का कोई दोष पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे दोष को एस्टिग्मेटिज्म के नाम से पुकारा जाता है। और ऐसे दृष्टि विषमता का जो दोष होता है उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि कॉर्निया की जो गोलाई होती है उसमें अनियमितता होती है, कि दोनों आंखों के जो कॉर्निया होता है, आंख के बीच में जो काला सा निशान होता है वो कॉर्निया होता है, ठीक है। तो कॉर्निया की जो गोलाई होती है इसमें अनियमितता होती है, अनियमितता के कारण दिखाई देने में किसी न किसी प्रकार का दोष पाया जाता है तो उसको एस्टिग्मेटिज्म के नाम से पुकारा जाता है। स्मृति संबंधी स्मृति दोष विकार, यानी याददाश्त पूरी तरह से रहती रहती। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको बुढ़ापे में जाके इस प्रकार की स्थिति आती है, लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि आईक्यू होती है वो एकदम से कम होती है, जड़ बुद्धि के आते, दुनियादारी का उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहता है। तो स्मृति दोष संबंधी जो विकार होता है उसको डिस्मेमोग्राफिया के नाम से पुकारते हैं। और मांसपेशियों संबंधित जो विकार है उसको हाइपोटोनिया के नाम से पुकारते हैं, कि जैसे पैर में कोई कांटा वगैरह चुभ जाता है और कांटा चुभने के बाद में सबसे पहले ये जो सूचना है हमारे मस्तिष्क में जाती है और मस्तिष्क वापस संकेत करता है कि उस कांटे को क्या करना है, अब निकाल देना है कि दर्द कम हो जाएगा। लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं कि उनके शारीरिक मांसपेशियों में किसी न किसी प्रकार का कोई विकार या फिर विचलन उत्पन्न होता है। मानसिक जो मस्तिष्क है उसका, बालक का जो मस्तिष्क है वो मस्तिष्क संकेत देता है, लेकिन संकेत देने के बाद में ये मांसपेशियां उस संकेत को ग्रहण नहीं करती है। बालक एक जगह बैठा रहता है तो वो घंटों वहीं पर बैठा रहता है, वहां से उठकर चल भी नहीं सकता, क्योंकि दिमाग संकेत दे रहा है लेकिन उसके हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे। तो मांसपेशियों संबंधी कोई विकार होता है उसको हाइपोटोनिया के नाम से पुकारा जाता है। एक बार फिर से बात करते हैं कि नींद में चलने संबंधी जो विकार है उसको सोमनेम्बुलिज्म कहते हैं। दिखाई देने संबंधी विकार है उसको हाइप्रोक्सिया के नाम से पुकारा जाता है। ये प्रश्न रिट में पूछा भी है। सुनने संबंधी कोई विकार है उसको अपेसिया कहते हैं और भाषा संबंधी विकार है उसको अफेजिया कहते हैं। वास्तविक सुख दुख को प्राप्त करने संबंधी जो विकार होता है उसको साइकोसिस कहते हैं और पागलपन संबंधी कोई विकार होता है उसको साइको कहते हैं। पास में किसी को दिखाई नहीं देता है, निकट दृष्टि संबंधी कोई विकार होता है उसको मायोपिया कहते हैं और मायोपिया का जो कारण होता है वो क्या होता है, नेत्र लेंस की जो वक्रता होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और जरा दूरदर्शिता, किसी बालक को पास में भी दिखाई नहीं देता है और दूर का इसको भी विषय वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो निकट और दूर दोनों में यदि दृष्टि दोष है जिसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं उसको मनोवैज्ञानिक भाषा में प्रेस बायोपिया के नाम से पुकारते हैं। दिखाई देने में किसी न किसी प्रकार का कोई दोष पाया जाता है उसको एस्टिग्मेटिज्म के नाम से पुकारते हैं। और ये जो हर किसी प्रकार का दोष होता है वो कॉर्निया की जो गोलाई होती है उसमें अनियमितता के कारण होता है, जिसे एस्टिग्मेटिज्म के नाम से। याददाश्त संबंधी कोई विकार होता है उसको डिस्मेमोग्राफिया कहते हैं और मांसपेशियों संबंधी कोई विकार होता है उसको हाइपोटोनिया के नाम से पुकारा जाता है। तो इस आधार पर ये 23 विकार है जिसको हमने एक शानदार तरीके से एक जगह करने की कोशिश की है।
ठीक है। और मेरा मानना है कि इसमें से यदि आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लिया तो इसमें से किसी भी एग्जाम में चाहे कोई भी पर्सन आ जाए, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। पीछे की जितनी भी कोई सीटेट की एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रिट है, उनमें कोई भी एग्जाम लगी है और उनमें कोई पर्सन पूछा गया है तो इनमें से ही सारे पर्सन पूछे गए, इनसे बाहर से कोई भी पर्सन नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में मेरा ऐसा मानना है कि ये एक बार में बिल्कुल भी याद होगा नहीं और इसको रटने में भी याद हम नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है, इसको एक दो बार वीडियो को देखना है और देखने के बाद में आसानी के साथ में केवल और केवल समझने की कोशिश करनी है और समझने पर ये हमें आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि रिट में हमारे 1% इसमें से 100% आने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों।